ऑन द टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इसके जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फॉर सीटेट केवीएस रीट 2020 के लिए। तो ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट रहेगा। इससे पहले हम 3 पार्ट जो है कर चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जो सीटेट केवीएस और रीट 2020 के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके जो है डिस्क्रिप्शन में आप जो है उनके लिंक से उनको देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो हम पहले कर चुके हैं 3 पार्ट, उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट केवीएस या रिट के अंदर जो है आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मन के अनुसार। टर्मन मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं उनके अनुसार क्या है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। वो मानते हैं कि 140 से उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, अधिक होती है। किसकी? बालक की, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। टर्मन ऐसा मानते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा अधिगम का अभिप्राय क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अधिगम का अभिप्राय क्या है? वैसे काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं और ये हमसे छूट जाते हैं। तो इनको भी, इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर करके जाएं। अधिगम का अभिप्राय क्या है? यहाँ पे सीखना। अधिगम का अभिप्राय क्या है? यहाँ पे सीखना। उसके बाद क्या है हमारा, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट में जैसे कि हम बात करें अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इसको हम बोल सकते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है व्यवहार के कारणों व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। हालांकि व्यवहार का जो सिद्धांत था, व्यवहारात्मक सिद्धांत, वो किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। लेकिन व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो इसके बारे में बात किसने की? गिलफोर्ड ने की है। उसके बाद क्या है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है, जो उसने कुत्ते के ऊपर किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, वो है उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसका है? ये हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीटेट में आ चुका है और काफ़ी सारे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी आ चुका है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। इससे ऊपर हमने पढ़ा है उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का वो सिद्धांत है। उसके बाद सूझ सिद्धांत, सूझ का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन थे? कोहलर थे। सूझ का सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो कोहलर थे। उसके बाद चिन्ह सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? टोलमैन थे। तो इस तरीके से अलग अलग सिद्धांत के बारे में हमने, जो इनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में हमें जानना है, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आए, इस तरीके से सिद्धांत के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, किसने दिया, किसी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इस तरीके से हमें इनके जो है प्रवर्तकों के नाम पता होने चाहिए। तो उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक का, क्रिया प्रसूत अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत किसका? स्किनर का। सूझ का जो सिद्धांत के प्रवर्तक है वो कोहलर हैं, और चिन्ह सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टोलमैन। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में जैसे कि पावलो अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? जैसे कि मैंने पहले बताया, कुत्ते के ऊपर। उसके बाद कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर, बंदर के ऊपर उसने क्या किया था? चिंपैंजी के ऊपर कोहलर ने क्या किया था? सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किया था। पावलो ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते के ऊपर। उसके बाद स्किनर ने किस प्रकार पर प्रयोग किया था? चूहा और कबूतर के ऊपर स्किनर ने क्या किया था? प्रयोग किया था। उसके बाद समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समीपता अनुबंध का सिद्धांत कई बार आ चुका है, ये भी एडविन रैगुथ्री इसके क्या है कि प्रवर्तक हैं। तो इसमें हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा कि किसके कौन से सिद्धांत के कौन से प्रवर्तक है। उसके बाद उन जो सिद्धांतों के जो प्रयोग हैं वो किन के ऊपर हुए थे? जैसे कि पावलो ने अपने सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था, कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर किया था, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग चूहा और कबूतर के ऊपर किया था। समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एडविन रैगुथ्री। उसके बाद अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग
किसके ऊपर किया था? वो था बिल्ली के ऊपर। उसके बाद प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? कला है। ये किसका है? थॉमसन का। ये किसने कहा है कि प्रेरणा क्या है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? वो किसने कहा है? ये कहा है थॉमसन ने। तो प्रेरणा छात्र को देनी चाहिए, ये उसमें रुचि उत्पन्न करती है, रुचि पैदा करती है छात्र के अंदर, विद्यार्थी के अंदर। तो ये कहा था थॉमसन ने। उसके बाद सामाजिक प्रेरक है, ये किसका है? आत्मगौरव का। जैविक प्रेरक किसका है? नींद का। तो सामाजिक प्रेरक क्या होगा? आत्मगौरव। मान लो कोई समाज में जो कोई व्यक्ति है, अगर उससे दूसरे व्यक्ति से क्या कि उसको प्रेरणा मिलती है, कुछ उसको सहानुभूति मिलती है, कुछ उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो क्या करेगा? आत्मगौरव महसूस करेगा। तो ये क्या है कि सामाजिक प्रेरक क्या है? एक आत्मगौरव है। जैविक प्रेरक क्या है कि जैसे किस में हो सकता है जैविक प्रेरक? नींद के अंदर जैविक प्रेरक हो सकता है। नींद के बाद जैसे ही हम उठते हैं तो एकदम बिल्कुल माइंड क्या होता है? फ्रेश होता है। तो नींद क्या एक जैविक प्रेरक है। प्रेरणा का एक जो प्रेरक है, मतलब सहायक होता है, उसको प्रेरक बोलते हैं। तो नींद क्या एक जैविक प्रेरक है और आत्मगौरव क्या एक सामाजिक प्रेरक है। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो क्या है? सीखने की खेल विधि उपयोगी है। वो कहाँ तक? बाल्य अवस्था तक, मतलब किशोर अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था, वहाँ तक सीखने की खेल विधि क्या है? उपयोगी है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? लैटिन भाषा से। ये भी क्या है कि सी-टेट के प्राइमरी लेवल में कई बार आ चुका है। अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन क्या है कि आ चुका है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? पर्सोना से हुई है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार का एक समय की विशेषता है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है, मतलब समय विशेषता को जोड़ दिया, उसमें टाइम को जोड़ दिया व्यक्तित्व के व्यवहार की। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है समय के साथ, तो उसमें क्या है कि परिवर्तन होते चले जाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होते चले जाती है। तो उसके व्यवहार की जो एक समय विशेषता है क्या है व्यक्ति के, वो किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है इसके बारे में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कई बार क्वेश्चन जो है उसमें पेपर में आ चुका है, सी-टेट के या फिर रिट या केबीएस के, या फिर जो भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं हमारे टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, उनमें आ चुका है। वो है बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है शैशव अवस्था से। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन सी है? आत्मनिष्ठ विधि क्या है कि विधियाँ हैं व्यक्तित्व के मापन की। उसके बाद क्या है कि प्रक्षेपी और वस्तुनिष्ठ। तो इस तरीके से ये क्या है? प्रक्षेपी भी है, वस्तुनिष्ठ भी है और आत्मनिष्ठ भी है। तो ये इस तरीके से व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या है कि हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी और वस्तुनिष्ठ। उसके बाद क्या है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा रोसा परीक्षण या शाही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रोसा किस देश के निवासी थे? तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रोसा परीक्षण किसने दिया था। वो दिया था हरमन रोसा ने। धब्बा परीक्षण भी इसको बोलते हैं। तो ये किसने दिया था? हरमन रोसा ने। अब इसमें ये पूछा गया कि वो किस देश के निवासी थे हरमन रोसा, तो वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्या है कि हमारा बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत वो दिया है स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये भी किसने किया है? स्पीयरमैन ने। बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार है वो किसने किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर आएगा टर्मन ने। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो वो है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या रहता है? सीखने की प्रक्रिया में क्या रहती है? तीव्रता रहती है। शैशव अवस्था में बच्चा काफ़ी तीव्र गति से क्या है कि किसी भी चीज़ को सीखता है, किसी भी जानकारी को जब लेता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है, तीव्रता से सीखता है। उसके बाद हम बात करें सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया? तो ये क्या हमारा DCH राइस। तो 1922 में किसने हिंदुस्तानी विनय परीक्षण साइमन परीक्षण का प्रकारण किया?
तो वो है हमारा DCH राइस ने 1922 के अंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं जो है आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप पढ़ें और बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उसके अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद देंगे। तो टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसका आंसर देखें और इसको पढ़ के इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अब जो है ये हमारा 4th पार्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इससे अगला नेक्स्ट जो पार्ट होगा या फिर सीट टेस्ट से इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या टॉपिक्स होंगे उनके लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियोस and subscribe the channel for more videos.